नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे किडनी रैकेट के भंडाफोड़ की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फिर किया है एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़। 5 राज्यों में इसके तार फैले हुए थे। छापेमारी यहां पर हुई और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 लोगों को इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। 5 राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में अवैध तरीके से यह किडनी रैकेट चलाया जा रहा था। इससे पहले आपको बता दें कि 9 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने ही एक किडनी रैकेट पकड़ा था। तब 3 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो एक बड़ा एक्शन किडनी रैकेट के खिलाफ। आपको बताएं, अंग प्रत्यारोपण का एक बड़ा रैकेट ये पकड़ा गया है। और सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। शुभांग, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये किडनी रैकेट अलग है क्या? जो 9 जुलाई को रैकेट पकड़ा गया था उससे अलग है या उसी का विस्तार, इसको हम देखें। जी देखिए, ये दोनों ही मामले अलग है। जो पहले से पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने 9 तारीख को जो लोगों को पकड़ा था, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वो अंतर्राष्ट्रीय था। उसमें बांग्लादेश के 3 नागरिक थे, लेकिन वो उसके बावजूद 2 ही राज्यों तक फैला हुआ था। जो ये रैकेट फिलहाल यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट का पकड़ा गया है, ये 5 राज्यों में बताया जा रहा है कि फैला हुआ है, क्योंकि 5 राज्यों के अलग अलग अस्पतालों में जो आरोपी थे वो काम कर रहे थे। फिलहाल जो 5 राज्य बताए जा रहे हैं वो है दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब। इन तमाम राज्यों में जो अलग अलग बड़े नामी अस्पताल है, उन अस्पतालों में एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के तौर पर ये आरोपी काम करते थे। इससे इनके लिए आसानी ये हो जाती थी कि ये कम से कम जो पेशेंट्स हैं, ये उनका पता आसानी से लगा पाते थे कि आखिरकार कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो किडनी के मरीज है या किडनी ट्रांसप्लांट होने चाहिए। तो ये उनसे बात करते थे और फिर नकली दस्तावेज बनाने के बाद ये एक डोनर ढूंढते थे। डोनर को ढूंढने का काम इनका ऐसा था कि सोशल मीडिया के जरिए डोनर्स को ढूंढते थे जिन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत होती थी। उन पेशेंट को जाकर के ढूंढते थे, उसके बाद खुद ही टेस्टिंग करते थे, क्योंकि ऐसे में जो टेस्टिंग कमेटी होती है उसमें फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो खुद से ही बैठते हैं। तो ये इनके लिए आसान हो जाता था कि ये खुद से ही, क्योंकि ये बतौर उस पोजीशन पर बैठते थे, तो आसानी से ये वो टेस्टिंग भी कर लेते थे, पता लगा देते थे कि कौन सा सही डोनर होगा किस पेशेंट के लिए, और उसके बाद ये ट्रांसप्लांट भी करवा देते थे। फिलहाल अभी तक इस मामले में किसी भी डॉक्टर के मौजूद होने का कोई भी खुलासा फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस इस पर अभी आगे जांच कर रही है। लेकिन हैरानी बात की ये भी है, क्योंकि इसमें जो आरोपी हैं उनमें से कुछ आरोपी खुद भी इस मामले में डोनर रह चुके हैं और उसके बाद इस गिरोह के साथ जुड़ गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब आगे के तार इसमें जोड़ेगी, लेकिन अभी तक इस मामले में 15 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। और इससे पहले जो गिरोह का गिरफ्तार किया था उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि अभी तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है इस वक्त तेजी से बढ़ रही है और ऐसे जो गिरोह है उनका पता लगाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग, आपका विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेड़कर पर यूपीएससी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जालसाजी, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पूजा खेड़कर पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की जांच में पता लगा कि पूजा खेड़कर ने जालसाजी कर अपने दस्तावेज बदले और नियमों के मुताबिक तय अटेम्प्ट से ज्यादा बार परीक्षा दी। साथ ही पता लगा है कि पूजा खेड़कर ने अपना नाम, माता पिता का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और घर का पता भी बदला था। पूजा खेड़कर भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में ना बैठ सकें, इसे लेकर भी आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। रवीश, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं, ऐसी कोई धोखाधड़ी नहीं जो इस मामले में सामने ना आ रही हो। अमूमन हम जब बात करते हैं परीक्षाओं की, तो यूपीएससी की परीक्षा को कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, स्क्रीनिंग बड़ी टाइट होती है और यहाँ पर धांधलियों की बात सुनने में नहीं आती है। लेकिन ये मामला मुंह चिढ़ा रहा है ऐसे तमाम दावों को। सवाल ये है, वो स्क्रीनिंग कहाँ चली गई,
वो छलनी कहां चली गई जिसमें पूजा के तमाम जालसाजी पकड़ में ही नहीं आई। बिल्कुल अनंत, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक है। लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं और ये परीक्षा में शार्प माइंड जो है वो चयनित हो, इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं कि एक सामान्य जो उम्मीदवार है वो अधिकतम 32 साल तक यानी 6 बार अटेम्प्ट दे सकता है। ओबीसी जो है वो 35 साल तक अटेम्प्ट दे सकता है। इसके अलावा जो विकलांग, जो मूक बधिर हैं, वो लोग 37 साल तक 9 बार वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो इसी का फायदा जो है वो पूजा खेडकर ने उठाया है, यानी विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर, और इसके बाद में उसने ना सिर्फ प्रयास इसमें ज़्यादा मतलब उसका फ़ायदा उठाया, बल्कि इसमें वेटेज भी मिलता है तो उसका भी फ़ायदा उठाया। और ना सिर्फ विकलांगता का प्रमाण पत्र, अब तो यूपीएससी ने जो जांच की है उसमें पता चला है कि विकलांगता का ही नहीं, पिता का, माता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ तक कि अपना पता भी जो है वो फर्जी इसमें लिखवाया। और ये बात यूपीएससी की जांच में अब सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी कठिन परीक्षा होती है ये, और लाखों लोग इसमें बैठते हैं, तो आखिर स्क्रूटनी कैसे होती है? जब ये पूरा मामला खुला और जब मीडिया में ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई, यहाँ तक कि पूजा खेडकर के पते पर जब लोग पहुंचे तो पता लगा कि वहाँ एक कंपनी का वो दफ्तर है, वो कंपनी भी पिछले 2 साल से बंद पड़ी हुई है। विकलांगता के सर्टिफिकेट की अगर आप बात करें तो एम्स के बोर्ड ने 2-3 बार बुलाया पूजा खेडकर को कि आप आइए विकलांगता की जाँच करवाइए, लेकिन वो एक बार भी विकलांगता की जांच करवाने के लिए एम्स के बोर्ड के पास नहीं पहुंचती हैं। और इसके बाद वो उनका चयन हो जाता है और वो बाकायदा ट्रेनी आईएएस बनकर वो गाड़ी से भी घूमने लगती हैं। आखिर इतने लूप होल्स का फायदा कैसे उठाया पूजा खेडकर ने, ये भी एक बड़े जांच का विषय है। लेकिन ये हैरान करने वाला मामला है अनंत कि इतनी कठिन परीक्षा और इतने लेयर पर स्क्रूटनी होती है, उसके बावजूद विकलांगता का ही सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि नाम, पता अब तो और लोगों के माता पिता जहन के में नाम तक अब तो लोगों के जहन में ये सवाल भी उठने लगा है कि पूजा ने खुद ही परीक्षा दी थी या अपनी जगह किसी और को ना भेज दिया हो। क्या इस पहलू को भी जांचा जाएगा? बिल्कुल, अभी तक तो जो भी जांच आई है, हालांकि इसमें ये बात अभी सामने नहीं आई है कि उसकी जगह किसी दूसरे ने एग्जाम दिया है। लेकिन आप सोचिए अनंत कि एक तो आपको मौके ज्यादा मिल जाते हैं जब आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है, यानी सामान्य आदमी 6 बार दे सकता है और आप 39 साल तक 9 बार से ज्यादा दे सकती हैं। और दूसरी बात यह होती है कि 20-20 नंबर का वेटेज मिलता है, तो ऐसे में एक बड़ा फायदा आपको जो है मिलता है। मेरी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उनका यह कहना था कि अगर आपके पास इस तरीके का सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर तक का वेटेज आपको मिल सकता है। तो ऐसे अगर वेटेज आपको मिलेंगे और इस तरीके से आप 39 साल तक आप परीक्षा देते रहेंगे, तो ये आप समझिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पर है। फिर तो इस तरीके से कोई भी अगर जिसके पास साधन हो, जिसको जो संपन्न हो, वो इस तरीके से दे सकता है। तो ये फर्जीवाड़े की पूरी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी के ऊपर में भी सवाल उठाती है कि उनको और भी इस तरीके की जांच करनी चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक जो है वो इस तरीके के प्रमाण पत्र लेकर लोगों के नाम और उनके पते जो है वो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में समस्या से देश भर के कई एयरपोर्ट पर असर पड़ा। देश के कई एयरपोर्ट्स पर उड़ानों में देरी हुई। इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने सभी एयरपोर्ट्स को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि उड़ानों में देरी के चलते सभी एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बैठने की सुविधा दी जाए और भोजन पानी उपलब्ध कराया जाए। हम हालात को सामान्य करने में जुटे हुए हैं, ये कहा है नागरिक उड्डयन मंत्री ने। प्रोटीन सप्लीमेंट को लेकर जल्द ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी डीजीएचएस एक दिशा निर्देश जारी करने वाले हैं। इसमें प्रोटीन सप्लीमेंट के गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश होगी। दरअसल आजकल फिटनेस को लेकर सचेत रहने वाले ज्यादातर जिम जाने वाले लोग प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में करते हैं। इसके कारण कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इसे देखते हुए डीजीएचएस ने
दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेहमान से आपका परिचय हम करा दें। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जो कि निदेशक हैं फोर्टिस अस्पताल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोटीन सप्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश जारी होने की बात की जा रही है। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे शरीर पर क्या असर डालते हैं, कितना बुरा असर डालते हैं और कितना अच्छा असर डालते हैं। अनंत जी, प्रोटीन पर से बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है खाने का, और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है बॉडी के लिए। प्रोटीन पर से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट प्रोटीन का जो मिसयूज होता है या उसमें जो मिलावट होती है, या जब उसमें स्टेरॉइड वगैरह मिक्स किए जाते हैं या कोई अदर मेडिसिन मिक्स की जाती है, जी, नुकसान उसके होते हैं। एक फिट आदमी अगर प्रोटीन खाता है तो मुझे लगता नहीं है, लगता क्या नहीं, मेडिकली वो उसको हार्म नहीं करता है। और यही वजह है कि जब आप देखें वेट लॉस के जो भी प्रोग्राम होते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट और फैट को नील करके पर्सन को हाई प्रोटीन डाइट या ओनली प्रोटीन डाइट पे रखा जाता है वेट लॉस करने के लिए। लेकिन जब जैसे इंसिडेंट्स आप लोगों के थ्रू ही पता चलते हैं कि जिम में लोग जाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और उसमें स्टेरॉइड मिक्स होता है, या बहुत सारे लोग एक दिन में 2 दिन में सोचते हैं कि उनकी बॉडी बन जाएगी, तो उस चक्कर में जिम के लोग या जो लोग इस बिजनेस में हैं, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, तो उसमें स्टेरॉइड मिक्स करते हैं। और वो स्टेरॉइड मिक्स होना ही प्रोटीन का सबसे नेगेटिव पार्ट है। अदरवाइज प्रोटीन खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते कि उसकी किडनी फंक्शन नॉर्मल हो। कुछ ऐसी बीमारियां डॉक्टर साहब, ये समझना भी यहाँ पर लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि जो नेचुरल प्रोटीन है, जो हमें खाद्य पदार्थों से मिलता है, सामान्य खाद्य पदार्थों से, उसमें और प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या फर्क होता है? अगर देखें, जो नेचुरल प्रोटीन होता है वो सबसे अच्छा होता है। अगर आपको प्रोटीन खाना है या प्रोटीन रिच खाना है, तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पे अगर शिफ्ट होंगे, जैसे कि आप चना खाएं, जैसे कि आप दालें खाएं, जैसे कि आप सोयाबीन खाएं, जैसे कि आप एग वाइट खाएं, यानी रिच प्रोटीन प्रोडक्ट जो नेचुरली अवेलेबल हैं, वो खाना ज्यादा बेहतर होता है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल प्रोटीन जो लैब में बने हुए प्रोटीन होते हैं उनसे। लेकिन अगर किसी को प्रोटीन लेना भी है और एकदम विदाउट मिलावट वाला अगर प्रोटीन वो खा रहा है, तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर एक एक्सेसिव अमाउंट में आप कुछ भी लेंगे, मान लीजिए आप केवल प्रोटीन खाते हैं और एक्सेस में खाते हैं, तो उसका सारा बर्डन आपके बॉडी पे पड़ेगा, लिवर पे पड़ेगा और मेनली किडनी पे पड़ेगा। क्योंकि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो किडनी को हार्म करते हैं। इसीलिए मैंने कहा एक फिट आदमी प्रोटीन ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर किसी को किडनी डिजीज है या जिसकी किडनी में प्रॉब्लम है, अगर वो रिच प्रोटीन डाइट लेगा तो उससे किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ करके प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में बात करे। एक नॉर्मल फिट आदमी रिच प्रोटीन डाइट ले, उसमें कोई नुकसान नहीं है। एक दिन में बॉडी की रिक्वायरमेंट कितने प्रोटीन की होती है, उसकी मात्रा क्या है, और क्या ये पर्सन टू पर्सन, एज टू एज वैरी करती है, अलग अलग होती है? देखिए, एग्जैक्ट परसेंटेज मुझे नहीं याद है, बट कार्बोहाइड्रेट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद फैट होता है। एटलीस्ट आपके एक फिट बैलेंस डाइट में 1/3 ऑफ टोटल फूड अगर प्रोटीन होगा, नेचुरल प्रोटीन होगा, तो आपकी सेहत पे कोई नुकसान नहीं। जी, और जो लोग जिम जा रहे हैं वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो पता करें? कोई क्या इसका पैमाना है कि ये सही है, इसमें कोई मिलावट नहीं है? उसको कैसे जांचें? इसका कोई तरीका है क्या? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए बता पाना कि हम कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट जो लेते हैं वो सही है या गलत है। ये मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बेहतर ये है कि वो अपने डाइटरी प्रोटीन के फॉर्म को लें, जो नेचुरल डाइट है उसके फॉर्म को लें, वो बेहतर होता है। जी, एक आखिरी सवाल मेरा,
किसी व्यक्ति का कितना वेट, मतलब कितने किलो का कोई बंदा है, उसके लिए कितना प्रोटीन होना चाहिए, इसके आधार पे भी तय होती है प्रोटीन की मात्रा? देखिए, अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, फिट आदमी है, जैसे स्टूडेंट्स की हम बात करें, तो जो भी उसका बॉडी वेट होता है लगभग उसके वेट के बराबर उतने ग्राम, अगर मैं 60 केजी का हूं तो वो 60 केजी तक का प्रोटीन 60 ग्राम तक का प्रोटीन ले सकता है। यानी कि पर केजी ऑफ बॉडी वेट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये एक रफ आइडिया है जी। एक्चुअल रिक्वायरमेंट इससे मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है 0.8 या 0.9 के आसपास है। पर अगर किसी भी फिट आदमी को जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जितना उसका बॉडी वेट है उतने ग्राम अगर वो प्रोटीन लेता है तो वो उसके लिए बेहतर है। जी, अगर कोई डायबिटिक है, किसी और को कोई बीमारी है, दिल की बीमारी है, क्या उसके लिए भी प्रोटीन सेफ है? अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो प्रोटीन हमेशा सेफ है। ओके। प्रोटीन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म, अगर जैसे हम क्यों आखिर जिम वाले यूज करते हैं, क्योंकि वो मसल फाइबर का रेप्लिकेशन होता है जी। और उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए लोग उसका यूज करते हैं और इसी वजह से उसका मिस यूज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से तमाम चीजों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण एक धीमा जहर हमारी नसों में घुस रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और बीज से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहाँ सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया कि वहां पे जो पहले से लैब्स हैं उस लैब्स को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है। और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें क्यूआर कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल क्या है ये जान लीजिए। क्या माइक्रोसॉफ्ट की गड़बड़ी ने यह साबित किया कि मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है? आपको बता दें कि आज माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी आने से देश विदेश के कई ऑफिसेज में कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक बंद होने लगे। कई बार कंप्यूटर और लैपटॉप रिस्टार्ट तो हुए, लेकिन कुछ देर बाद फिर शटडाउन हो गए। सर्वर में दिक्कत से विमान सेवाएं प्रभावित हुई। एयरपोर्ट पर चेक इन और चेकआउट सिस्टम ठप हो गया। अस्पतालों में सेवाओं पर भी असर पड़ा। कई देशों में बैंकिंग सेवाओं से लेकर टिकट बुकिंग और स्टॉक एक्सचेंज पर भी असर पड़ा। ब्रिटेन में टीवी चैनल्स, ट्रेन और स्टॉक एक्सचेंज ठप हो गए। इस सबके बीच सवाल यही है, क्या मशीन पर निर्भरता ने हमें बेबस कर दिया है? तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हम तक अपना जवाब पहुंचा दीजिए।